राजीव, अब तक हमने जिन विपक्षी राज्यों में चुनावों से पहले ईडी की जो ये कार्रवाई देखी है, नतीजा उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से दीदी कह रही हैं कि भाई ये दिल्ली नहीं है, ये बंगाल है, ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है, यहाँ की लड़ाई और उतनी आसान नहीं है, छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। वाकई लग रहा है कि ईडी की छापेमारी के ऐसे मुद्दे को हथियार बनाकर अब चुनावी लड़ाई लड़ने की कोशिश दीदी कर रही हैं, और कितनी सफल होती दिखेंगी। देखिए, ममता बनर्जी न तो बंगाल बिहार है और न ममता बनर्जी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव है। ये सबको पता है। ममता बनर्जी बहुत फाइटर है। ममता बनर्जी चीजों को बहुत दूसरे तरीके से पेश करती हैं। पिछली बार आपने चुनाव के दौरान उनका जब पैर टूटा था तो उसको आपने देखा कि उसको उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया। ये ईडी की जो रेड पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत में केंद्रीय जांच एजेंसी कहीं छापा डाल रही हो और कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जाकर के वहां से फाइलें लेकर के जाए और जहां जहां रेड 2 जगह पहुंचे और उसके बाद उसकी कार्रवाई में वो अड़ंगा खुद ही अपने पुलिस के अधिकारियों के साथ डाले और वहां से फाइल लेके चला जाए। और ये ऐसी घटना आज़ाद भारत में शायद ही ऐसी हुई हो। और इसके बाद ईडी कोर्ट जाए, फिर वो आईपैक संस्था कोर्ट जाए, कोर्ट में इतनी गहमागमी, इतनी भीड़ हो जाए कि कोलकाता में वो कोर्ट में सुनवाई ना हो सके और उसको टाल दिया जाए, 14 तारीख की उसकी तारीख लग जाए। कुल मिला के बात देखिए ये है, दो बातें हैं इसमें। पहली बात कि ये ईस्टर्न कोलफील्ड जो आसनसोल के आसपास बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड की जगह है, वहाँ कोयला चोरी का आरोप लगाकर सीबीआई ने नवंबर 2020 में केस दर्ज किया था। तब भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में 3-4 महीने बाकी थे और उसके बाद अभिषेक बनर्जी से इस मामले में पूछताछ हुई थी। 2024 में लोकसभा चुनाव में बाउंस बैक करते हुए ममता बनर्जी ने अपने लोकसभा सीटों की काफी संख्या बढ़ाई और बीजेपी की सीटें कम हुई। अब 2026 के चुनाव भी आईपैक देख रहा है। प्रतीक जैन पर आरोप है। ईडी ये कहती है कि उनके खिलाफ विशिष्ट साक्ष्य उनके पास हैं। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि उन्हें खुद ही इस बात की जानकारी है कि इसी मामले में, कोयला मामले में, शुवेंदु अधिकारी के थ्रू केंद्रीय नेताओं तक बीजेपी के पैसा वहां तक पहुंचा है। धंधा बंद करवाएगा क्या? और इस बात की उनके पास भी जानकारी है। कुल मिला के बातचीत ये है कि और ईडी का ये भी कहना है कि कुछ करोड़ रुपए की कथित लेन देन की जानकारी भी उनको इस मामले में हुई है। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का, आपको पता है कि आईपैक कंपनी एक कंसल्टिंग फर्म है। निश्चित तौर पर वो टीएमसी को अगर राय दे रही है और टीएमसी को लगातार पिछले 5 वर्षों से चुनाव और राजनीतिक प्रबंधन संभाल रही है, तो उसका काम ही है और वो पैसा लेकर के ही करेगी कंसल्टिंग फर्म। तो किस तरह क्या दोनों में लेन देन हुआ, दोनों की क्या चीजें हैं, वो सामने आना अभी बाकी है। लेकिन ममता बनर्जी इस लड़ाई को सियासी तौर पर वहां तक ले जाएंगी जहां तक मूल मुद्दे पर, जो पश्चिम बंगाल के दूसरे, ममता बनर्जी खुद भी चाहती हैं कि पिछले दिनों जो घटनाएं वहां पर घटी, जो महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार की या बलात्कार की घटनाएं घटी, जो दूसरी चीजें घुसपैठियों की बात हुई और जो दूसरे मुद्दे हैं, ममता बनर्जी खुद भी ये कोशिश कर रही है कि उन मुद्दों पर जनता का ध्यान जाने के बजाय इन मुद्दों पर, और इसको बंगाली प्राइड से जोड़ दिया जाए और इसे कहा जाए कि बंगाल दिल्ली के सामने न कभी झुका है न झुकेगा, मैं बंगाली हूं। और अभी आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा वो हमेशा बंगाल प्राइड की बात करेंगी और दिल्ली के सामने बंगाल कभी नहीं झुकेगा। और बंगाल की अस्मिता का सवाल है और बंगाल की लड़ाई वो लड़ रही हैं, वो इसको इस तरफ से ले जाने की कोशिश करेंगी, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने पीछे जो पीपल्स प्लान बनाया था, आपको मालूम है, गवर्नर ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी थी और जिसमें उसने तय किया था कि वो उन मुद्दों को चुनाव में ज्यादा प्रमुखता से उठाने की कोशिश करेंगे जो सामाजिक मुद्दे हैं और जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल लगातार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो ये ममता बनर्जी हर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करती रही हैं और अपनी इसी आदत, अपनी इसी स्टाइल की वजह से अजेय समझे जाने वाले लाल दुर्ग पश्चिम बंगाल, जिसमें 3 दशक तक कम्युनिस्टों ने शासन किया, उन्हीं के अंदाज में नंदीग्राम और सिंदूर जैसे आंदोलन चलाकर एक अकेली महिला ने उखाड़ फेंका था वामपंथियों का शासन।
वो इस मामले में बाकी नेताओं से तो अलग है, लेकिन 15 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी का डर उन्हें सता रहा है और ये सारी जो हथकंडे वो अपना रही हैं वो उनकी बेचैनी को भी दूसरी तरफ दर्शाता है। ऋषिकेश, अब ये मामला क्या लग रहा है, जो ये कोयला खनन घोटाला ये मामला है, इसकी परतें और खुलती नजर आएंगी? क्योंकि कल एक और नया बयान ममता बनर्जी देती नजर आई। उन्होंने सीधा कहा, छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसमें वो शुभेंदु अधिकारी का नाम ले रही है। उनके पास किस तरह से एक पेन ड्राइव है जिसमें इसी घोटाले का पैसा बीजेपी नेताओं के पास पहुंचता था। क्या लग रहा है ये मामला कहां तक जाएगा? इससे भी आगे उन्होंने कहा कि अगला जो बारी है, जो 8 किलोमीटर का जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद अगला पड़ाव इलेक्शन कमीशन का दफ्तर होगा दिल्ली का, और वहां पे फरवरी के पहले सप्ताह में ममता बनर्जी जाने की तैयारी कर रही है और एक बड़े घेराव की, व्यापक घेराव की तैयारी कर रही है। जब थोड़ा चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, आईपैक को लेकर जो आईटी रेड और जो ईडी रेड की बात हो रही है, तो उसमें ममता बनर्जी के पास जो सूत्रों ने दावा किया है, जो कल बहुत सारे ऐसे लोग थे पूजा इस रैली के दरमियान में, जो कह रहे थे कि जो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो पहले अर्जुन सिंह थे, बाद में वो इधर आ गए हैं, बड़े टॉप लीडर के सीक्रेट कोलकाता में उनके क्या कारनामे रहे हैं, क्या उनका लेखा जोखा रहा है, ये सारी डिटेल ममता बनर्जी के पास है। और वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स इस हद तक की, अगर इस लेवल तक वो गए, तो फिर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कोई यहाँ से सीडी या कोई उस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ का जो करप्शन विभाग है, एंटी करप्शन, वो कोलकाता का, वो कार्रवाई करते हुए नजर आएगा। लेकिन अब चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा ममता बनर्जी ने, और चुनाव आयोग सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पूजा। देखिए, एसआईआर को लेकर जिस जगह पर ममता बनर्जी ने पैदल मार्च का जब वो रास्ता चुनती है, तो मतलब साफ है कि वो सारे मुद्दे, सारे आरोप को जनता के बीच में ले जाना चाहती है, और यही उनकी ताकत है। एसआईआर जब शुरू हुआ था तो 4 नवंबर को इसी कोलकाता की धरती पर ममता बनर्जी ने पैदल मार्च किया था। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये मार्च था। दूसरा कहा जा रहा था कि एनआरसी, जब पूरे देश में एनआरसी लागू हुआ था, तो उस वक्त भी ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर थी। वो तब जब वो सत्ता में है, तो सत्ता में बीते 15 साल रहते हुए भी वो कई बार सड़कों का रुख की है। और कल जो 8 किलोमीटर का जो मैसिव उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर वो हमला बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगला जो घेराव है वो चुनाव आयोग के का दफ्तर होगा, और चुनाव आयोग का जो लोग हैं, वो जो ऑब्जर्वर की नियुक्ति है, जो एसआईआर में 1 करोड़ लोगों को जो नोटिस दिया गया है, उसमें कई सारे लोगों को आपत्ति है। एक लोग जो मिले थे, अमर्त्य सेन, उनके फैमिली को जो नोबेल प्राइज से सम्मानित है, उनके परिवार तक को नोटिस दिया गया है, और इससे लेकर यहाँ का जो आम बंगाली सेंटीमेंट है वो काफ़ी नाराज है, और कहा जा रहा है कि जानबूझकर इसे एक तरीके से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। समझ रहे हो आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन जमीन पर जो 2 महीने के बाद चुनाव है, चुनाव आयोग का घेराव करना, पैदल मार्च करना, ममता बनर्जी बीते 15 साल के अपने शासन के एंटी इनकम्बेंसी को इसके जरिए डाइवर्ट भी करना चाहती है। बिल्कुल, और ये इस तरह से सड़क पर उतरकर जनता तक पहुंचने का जो लगातार प्रयास यहाँ ममता बनर्जी करती है, इस बार कितना साथ समर्थन उनको मिल पाता है? एसएन सिंह जी, अवसर तो नहीं दे दिया है ये ईडी की कार्रवाई के चलते, जिस तरह से इस वक्त और मजबूत होकर जिस तरह से ममता बनर्जी निकली हैं, सीधा आपको चेता रही है, छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। आप बताइए कि पूरी भारत में कम से कम 50 जगह एजेंसियां जांच करती हैं, ईडी है, सीबीआई है, और जितनी जांच एजेंसियां हैं, बेंगलुरु में भी हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, हिमाचल में हो, हजारों जगह रेड डालती रहती हैं। उनका काम है भाई ऐसे कार्यों को करना। लेकिन आप प्रतीक जैन के घर छापा पड़ जाता है और आप सोचती हैं कि हमारा माल बरामद हो जाएगा, इस नाते जो है आप वहां पहुंच जाती हैं। और जब आपसे मीडिया वाले पूछते हैं तो आप कहती हैं कि उनका फोन आया था इसलिए मैं चला गया। और आदरणीय राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही, जब उनको लगा वो आपदा को अवसर में कैसे बदलती हैं, जब जान रही है कि 15 साल के कालखंड में पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। अरे सीबीआई और ईडी पहली बार नहीं। एसएन सिंह जी, इसको इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि आपके पास कोई तरीका बचा नहीं है ममता दीदी को कमजोर करने का, कि अब ईडी का सहारा लिया जा रहा है, जो विपक्ष यहाँ आरोप लगा रहा है। और जिन 50 जगहों पर आप ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उन 50 जगहों में कितने बीजेपी शासित राज्य हैं
जहां पर कार्रवाई हुई है, आप बता दीजिए जरा। सैकड़ों जगह आप सर्च करेंगी तो निकलेगा, खबर छपी होगी कि ये फला फला के करीबी थे, ये इनके करीबी थे, इस पार्टी के करीबी थे, उन पे कार्रवाई हुई। सैकड़ों जगह कार्रवाई प्रतिदिन होती है। फिर भी मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो सांच को आज कैसा? जो कार्रवाई 2020 से चल रही है, 21 में भी हुआ, 24 में इनके भतीजे सांसद से भी 21 पूछताछ हुआ है। पहले दिन 21 में कार्रवाई तब नहीं हुआ ना जब यहाँ पश्चिम बंगाल में ही चुनाव था विधानसभा, फिर 24 में तब फिर हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव था, अब 26 में फिर हो रहा है क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव है। तो चुनाव से पहले याद आ रही है ना सिर्फ, तभी भ्रष्टाचार की तमाम परतें खुलती नजर आती हैं, बेशर्मो शर्म करो शर्म। तभी ईडी को याद आती है भ्रष्टाचार की। पूजा जी इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ सांच को आज कैसा, चोर का शोर कैसा। अगर आप चोर नहीं है वो तो कह रही है भाई पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया है कोयला घोटाले का, और जो गृह मंत्री अमित शाह को भेजा। देखिए उन्होंने कहा कि हम भी दबाव की राजनीति बनाएंगे, आपको बताएंगे कि आपके पार्टी के नेता ऐसे हैं, तो आपको बताना चाहिए ना। आप क्यों नहीं बता रही है? 15 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ सब तो आप ही के यहाँ मिल रहा है, और 14 लोग इनके यहाँ तो 3-3 बड़े मंत्री 3-3 साल जेल काट के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जेल नहीं भेजी है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने खुद ही कबूल लिया, भाजपा के जो प्रवक्ता एसएन सिंह हैं, कि इन्होंने खुद ही कबूला, ऑन एयर कबूला कि 2021 में इन्होंने रेड करवाया, 2024 में करवाया और अब 2026 में करवाया, जो आपने बड़े बखूबी तौर पर आपने इस बात को पकड़ा। तो इन्होंने खुद ही कबूल लिया कि रेड्स तभी होते हैं विपक्ष के दरबार में जब इलेक्शन होते हैं, सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में ही। तो इनके पास ईडी या जितनी भी संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, वो एक हथियार के तौर पर बन के रह गया है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ममता बनर्जी, ये गूगल में हो रहा है, गूगल में वायरल हो रहा है, मतलब इनको सही से जानकारी भी नहीं है कि वाकई में इसकी पुष्टि भी इन्होंने नहीं की कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन लोग जो सर्कुलेट करते हैं वो वाकई में वो फैक्ट है या नहीं है। तो कौन से पेज की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रमाण के साथ बोलेंगे? और गूगल किस गूगल की बात कर रहे हैं आप? गूगल में पूजा जी एक बार आप जरा सर्च कीजिए, रेड्स ऑन बीजेपी लीडर्स। आपको मैं दावे के साथ कहती हूं एक भी बीजेपी लीडर के ऊपर ईडी का रेट जो है गूगल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल के फीड में है ही नहीं। तो किस गूगल की बात कर रहे हैं? तो सारी चीजें जो है जनता, वाकई में जनता देख रही है, और जनता ये भी देख रही है कि चुनाव से पहले बंगाल वासी जो है वो सही से जानते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या काम किया है, इसलिए शायद तीसरी बार भी वो बहुमत के साथ हैं सत्ते पर। और बाकी चीजें जैसा कि मैं जानती हूं कि कोर्ट है, प्रशासन है, अगर ममता बनर्जी ने कोई अन्याय किया है तो उसके लिए कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन अगर लगता है ममता बनर्जी ने जाकर अपनी चीजों को, अपने फाइलों को, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी रणनीति को अगर बचाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दोष है। इसको कहते हैं इनफैक्ट अलर्ट नेत्री, जो हर तरीके से जागरूक है, और उन्होंने बहुत ही सही समय पर सही निर्णय लिया और सही समय पर अपने तो जांच एजेंसी को काम करने से रोकेगी, करने की चेष्टा की। कानून सही चलेगा ना सब कुछ? नहीं, गैर कानूनी काम तो कुछ भी नहीं किया है ना। वहां पर उन्होंने ईडी के, आपने केंद्रीय जांच एजेंसी को काम करने से रोका। छापा टीएमसी के ऊपर नहीं था। एक बार मैं फिर से बता दूं, इन्होंने 2020 के जो कोयला है वो टटोल रहे थे आईपैक के ऑफिस में, कोयला घोटाला सो कॉल्ड इनके हिसाब से। तो क्यों अभिषेक बनर्जी जो तो ऐसा क्या डर हुआ कि इस तरह से एक जांच एजेंसी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस बीच ममता बनर्जी को पहुंचना पड़ गया? ये भी तो सवाल है ना। के ऊपर ये केस चल रहा है, तो क्यों नहीं उनको सलाखों के ऊपर डाल दिया? भाई अगर ये केस प्रमाण हो जाता तो मुझे तो नहीं लगता ये प्रमाण हो पाया, क्योंकि 6 साल पुराना केस है, लेकिन इलेक्शन से पहले ही खदेड़ना चालू करते हैं। तो ये तो एकदम क्लियर कट एंड क्लियर है कि ये ईडी जो है सिर्फ और सिर्फ तो जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं हैं वो केवल विपक्ष को डराने के लिए, चमकाने के लिए, धमकाने के लिए है, क्योंकि इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। जमीन खिसकती नजर आ रही है, एसआईआर भी करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो आईटी सेल की रिपोर्ट है वो इनको मिल चुकी है कि बंगाल में जो 65 सीटें इनकी बची हुई हैं वो भी अब खिसकती। तो सबूत कब पेश कर रही ममता बनर्जी?